नमस्कार। अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न हम लेते हैं। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ था? ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कई बार परीक्षाओं में। तो जो विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम है उसके लागू होने की तिथि 1 जून 2000 है। ये विदेशी मुद्रा बाजार में लेन देनों को उदार बनाने तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित एवं व्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा जो 27 वर्ष पुराना एक फेरा कानून था जो 1973 से प्रभावी था, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम जिसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा, उसके स्थान पर इसे 1 जून 2000 को नया कानून बनाकर, नया एक्ट बनाकर लागू किया गया। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 है, फेमा विधेयक, इसे लागू कर दिया गया। फेमा जो पहले वाला फेरा है उसकी तुलना में बहुत उदार अधिनियम है। कठोर प्रावधान वाले जो फेरा 1973 में जिस समय लागू किया गया था, जबकि देश में विदेशी मुद्रा की बड़ी कमी थी। जो नया कानून आया है फेमा, उसमें सबसे बड़ा उदारीकरण यह किया गया है कि अधिनियम के जो उल्लंघन करता हैं उनको अब केवल मौद्रिक दंड ही भुगतना होगा, जबकि फेरा में ऐसा नहीं था। मौद्रिक के साथ साथ उन पर मुकदमा भी चलाया जाता था। अब जो है संबंध राशि का अधिकतम 3 गुना तक भुगतान करना होगा। पहले फेरा के तहत दंड राशि 5 गुना तक होती थी, साथ ही साथ कारावास के दंड का भी उसमें प्रावधान था। फेमा के तहत जो दंडित उल्लंघनकर्ता यदि अर्थदंड चुकाने में असफल रहते हैं तो केवल उसी स्थिति में उन्हें जेल भेजने की कार्यवाही की जा सकती है। तो ये कानून है। फेरा और फेमा में जो अंतर है उसे में हमें जान लेना जरूरी है। फेरा 1973 का मुख्य उद्देश्य जहां विदेशी मुद्राओं का संरक्षण करना था, वहीं जो फेमा है 1999 उसका उद्देश्य विदेशी व्यापार एवं भुगतानों को सुविधाजनक बनाना तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित रखरखाव को बढ़ावा देना है। भारत में विदेशी निवेश तथा विदेशों में भारतीय निवेश संबंधी नियम फेरा की तुलना में फेमा में अधिक उदार एवं पारदर्शी बन चुके हैं। भारत में रह चुका कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर का निवासी हो जाने पर भी उन शेयरों, प्रतिभूतियों एवं संपत्तियों को धारण कर सकेगा जो उसने भारत प्रवास के दौरान धारण की थी। विदेश में की गई यात्राओं और अन्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्राओं के आहरण की सीमाएं फेरा की तुलना में फेमा में काफ़ी अधिक निर्धारित की गई है। फेमा के उल्लंघन के मामलों का निपटान सिविल अपराधों के तरीकों से किया जाएगा, अर्थात इसके उल्लंघनकर्ताओं को जेल की सज़ा नहीं बल्कि केवल अर्थदंड ही वहन करना होगा। फेरा का उल्लंघन के मामले में दंड की राशि जहां संबंध राशि के 5 गुने तक हो सकती थी, वहीं जो ये कानून है फेमा, उसके तहत अधिकतम 3 गुना ही ये राशि होगी। फेरा के तहत सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त का होता था, जबकि फेमा के तहत ये दायित्व प्रवर्तन एजेंसी का होगा। तो ये फेरा और फेमा के मध्य अंतर है। हालांकि आपका प्रश्न ये था कि विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसकी तारीख है 1 जून 2000 से ये एक नए कानून के रूप में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो 13वें जो वित्त आयोग हैं वो डॉक्टर विजय एल केलकर को उनका अध्यक्ष बनाया गया था। प्रश्न 64 है, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो YV रेड्डी अर्थात डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी को 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न है 65वां, भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया है? तो जो भारत का नया सिंबल है उसमें इंग्लिश का कैपिटल लेटर का R भी नज़र आता है। जो
हिंदी वर्णमाला है उसका र शब्द भी उसमें नज़र आता है और ऊपर उसके तिरंगे का एक निशान भी नज़र आता है। इस प्रकार से एक चिन्ह में तीन विशेषताएं नज़र आने के कारण ये चिन्ह सेलेक्ट किया गया था और इस चिन्ह को डिजाइन किया था डी उदय कुमार ने। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, सबला योजना है उसका दूसरा नाम है राजीव गांधी किशोरी अधिकारी योजना। राजीव गांधी किशोरी अधिकारी योजना के नाम से हम इसे जानते हैं। इस योजना के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि जो किशोरियां हैं उनके हितार्थ एक नई राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना, जिसे हम सबला के नाम से भी जानते हैं, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स का शुभारंभ 19 नवंबर 2010 से किया गया है। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके जन्म दिवस पर इसे शुरू किया गया। इस योजना से 11 से 18 वर्ष तक की आयु के किशोरियों के सही मानसिक और शारीरिक विकास में मदद मिलेगी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत इस योजना को पायलट आधार पर 200 चुनिंदा जिलों में फिलहाल शुरू किया गया है। जल्दी ही अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जाएगा। जिन 200 जिलों में ये योजना पायलट आधार पर लागू की गई है उनमें उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक 22 और राजस्थान के 10 जिले आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 1977-78 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो अंत्योदय जो योजना है उसका शुभारंभ 1977-78 में हुआ। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं उन्होंने 25 दिसंबर 2000 को अपने 76वें जन्म दिवस के अवसर पर दो नई योजनाओं का शुभारंभ किया था। इनमें से एक योजना निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंत्योदय अन्न योजना नाम से प्रारंभ की गई। इसके तहत देश के 1 करोड़ निर्धनतम जो परिवार हैं उनको प्रति माह 35 किलो और 1 अप्रैल 2002 से ये मात्रा निर्धारित है, अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इससे एक वर्ष में सरकार पर 2300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी का भार पड़ने का अनुमान भी है। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं व चावल का केंद्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 2 रुपये और 3 रुपये ही होता है। अर्थात गेहूं के लिए 2 रुपये देने पड़ते हैं और चावल के लिए प्रति किलो 3 रुपये देने पड़ते हैं। इस योजना से 1 करोड़ निर्धनतम जो परिवार हैं, और अगर परिवार की संख्या के अलावा हम व्यक्तियों में इसे गिने तो लगभग 5 करोड़ व्यक्ति लाभान्वित होते हैं। ये योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रारंभ की गई है। सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को इस योजना में शामिल करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किया है, जिसमें कुछ प्राथमिकता समूहों से परिवारों को शामिल किया है। उसमें ऐसे परिवार जिनका प्रमुख विधवा या मरणासन्न बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास आजीविका का सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहारा नहीं हो, एक तो उन्हें शामिल किया गया है। इसके अलावा विधवाएं या मरणासन्न व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या अधिक आयु का व्यक्ति या ऐसी अकेली महिला या अकेला पुरुष जिसका कोई पारिवारिक या सामाजिक सहारा नहीं हो, उन्हें शामिल किया गया है। और सभी मूल जनजातीय परिवार, जिसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे इन अतिरिक्त परिवारों की पहचान करके उन्हें विशेष राशन कार्ड जारी करें ताकि वे अंत्योदय अन्न योजना का लाभ उठा सकें। तो ये जो योजना है इसे 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के 76वें जन्म दिवस के अवसर पर शुभारंभ किया गया था। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय से पहले समाप्त हो गई? तो
तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में इसका मुख्यालय स्थित है। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? ऐसी मुद्रा को गरम मुद्रा कहते हैं। MCX SX क्या है? तो MCX SX एक स्टॉक एक्सचेंज है। प्रश्न 74 है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात, जिसे CRR के नाम से जानते हैं, उसमें कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर हम CRR में कमी करेंगे तो उससे होगा क्या, जो बैंक्स हैं उनके पास लोन देने के लिए ज़्यादा राशि उपलब्ध होगी, तो वो लोन अधिक उपलब्ध करवाएंगे। लोन अधिक उपलब्ध करवाएंगे तो व्यक्तियों के पास लिक्विडिटी अधिक होगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि बैंकों के पास जो अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होगी उससे साख सृजन में वृद्धि ही होगी। तो अगर साख सृजन में कभी वृद्धि करनी होती है तो CRR में कमी की जाती है, अन्यथा इसमें वृद्धि की जाती है। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर हमेशा जो हमारे वित्त सचिव हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों के रोजगार के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? RLEGP। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? तो ये USA अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा शून्य आधारित बजट तकनीक इजाद की गई है और भारत ने भी इस तकनीक को अर्थात शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया, लेकिन ये यहाँ पर इतनी कारगर सिद्ध नहीं हुई। भारत में सबसे पहले वो कौन सा राज्य है जिसने शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया? तो वो राज्य आंध्र प्रदेश है, जहाँ पर सबसे पहले जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया। भारत में जीरो बेस्ड बजटिंग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई? तो इसका आंसर है 7वीं पंचवर्षीय योजना में जीरो बेस्ड बजटिंग प्रणाली लागू की गई। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे में अंतर किसके बराबर होता है? तो जो राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटा होता है उस अंतर को सार्वजनिक ऋण लेकर पूरा किया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए सार्वजनिक ऋण के बराबर राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटे का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा योजना काल दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है? तो ये दशक है 1980 का दशक, जो कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो 2005 में विशेष आर्थिक जोन अर्थात स्पेशल इकोनॉमिकल जोन सेज एक्ट पारित किया गया था। प्रश्न 84 है, सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है। केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग या कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूहों जैसे बाजार की नमक के लिए मांग आदि का अध्ययन आप किस में करोगे? तो केवल जहाँ पे एक इकाई की बात हो रही हो वहाँ पर अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। प्रश्न 87 है, जीवन में भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? तो ये सूचकांक जॉन टिनवर्जन द्वारा 1976 में प्रतिपादित किया गया था। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन जॉन टिनवर्जन द्वारा 1976 में किया गया। अगला प्रश्न भी इससे ही संबंधित है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय आप किसे देंगे? तो इसका श्रेय मॉरिस डी मार्टिस को दिया जाता है। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में अगर किसी ने प्रस्तुत किया है और विकसित किया है तो वो मॉरिस डी मार्टिस है। प्रश्न 89 है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया और उनके सहयोगी AK सेन तथा सिंगर हंस थे। तो आज जो ये 90 प्रश्न है
अर्थशास्त्र से संबंधित अन्य प्रश्नों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।